स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं संतोष पिलानिया आज आपके लिए हिंदी शिक्षण का वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज हम, चाहे वो बीएड पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट हो चाहे बीएड पार्ट सेकंड के, आज हम हिंदी शिक्षण के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, हिंदी शिक्षण में हमने पाठ योजनाएं, सूक्ष्म शिक्षण, कौशल, इन सब के बारे में अध्ययन तो किया था, लेकिन फिर भी आपका जो अध्ययन है उसको जारी रखने के लिए आज मैं फिर से आपके लिए हिंदी शिक्षण का नया वीडियो लेके आई हूँ। हम अब तक समकालीन भारत में शिक्षा पर पढ़ रहे थे। आज हम हिंदी शिक्षण के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी शिक्षण में हम पढ़ेंगे, जैसे हिंदी शिक्षण में हमारे भाषा से शुरुआत होती है, तो हिंदी शिक्षण में हम आज भाषा के बारे में संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, यानी हमारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं, क्या भाव उठ रहे हैं, उन सब को हम भाषा के माध्यम से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, विचार कर सकते हैं। तो भाषा के बाद हमने जाना भाषा जैसे हम कहें मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का समूह है, जिनके द्वारा मन की बात प्रकट की जाती है, वो ही भाषा होती है। भाषा पर प्राचीन काल से ही भाषा की परिभाषाएं, भाषा के ऊपर कुछ ना कुछ लिखा जा रहा है। भाषा कहाँ से कैसे बनी, आदि मानव ने कैसे बोलना सीखा, कैसे अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा, कैसे उसने तरह तरह की ध्वनियाँ निकाली, कैसे एक दूसरे को संकेतों के माध्यम से समझाया, फिर बोलना सीखा। मतलब प्राचीन काल से जो है वो भाषा है वो चली आ रही है, यानी हजारों वर्ष पूर्व से भाषा है वो चली आ रही है। तो अब हम जैसे संक्षेप में बात करें भाषा शब्द की उत्पत्ति, तो भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द जो है वो संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिससे भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। संस्कृत की भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना या कहना। तो ये तो बात हो गई भाषा शब्द है वो कहाँ से बना। अब बात करते हैं हम, जैसे कुछ जो परिभाषाएं हैं उनकी बात करते हैं। प्लेटो के अनुसार, जैसे प्लेटो ने भाषा के बारे में क्या कहा है, तो प्लेटो ने भाषा के बारे में कहा है कि भाषा विचार आत्मा की मूक अध्वन्यात्मक बातचीत है, पर यही जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट हो जाती है तो भाषा कहलाती है। यानी जो विचारों की जो हमारे मन में जो विचार चल रहे हैं, हजारों विचार चलते रहते हैं, मन में चल रहे हैं, तब तक वो क्या है? अध्वन्यात्मक है। लेकिन जब हम उन्हीं को व्यक्त करते हैं या प्रकट करते हैं या होठों पे अगर वो आ जाते हैं वो विचार और हम दूसरे को कह देते हैं, यानी ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होना ही भाषा कहलाता है, ये कहना है प्लेटो का। अब हम बात करते हैं वांद्रिय की। तो वांद्रिय ने क्या कहा कि भाषा एक तरह का चिन्ह है, यानी भाषा एक तरह का चिन्ह है और चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है या दूसरों पर प्रकट करता है। जैसे हमने किसी को, कोई हमारी तरफ देख रहा है, आंखों के माध्यम से समझाया, बोलकर समझाया या कुछ आवाज़ निकाल कर समझाया। तो ये जो चिन्ह होते हैं ये क्या होते हैं? इनको प्रकट करना ही क्या है? भाषा। यानी चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिनके द्वारा मनुष्य अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है। किसी भी माध्यम से कर सकता है, वो संकेत के माध्यम से भी कर सकता है। नेत्र, जैसे हम कहते हैं आँखों की भाषा समझना, बच्चों को कई बार हम आँखों से ही समझा देते हैं। जैसे कक्षा में बहुत तेज़ शोरगुल होता रहता है, कई बार कक्षा में तेज़ आवाज़ शोर बच्चे करते रहते हैं, और जब भी टीचर पहुंचता है तो वो चुपचाप उनको एक सरसरी नज़र डाल के देखता है और उसी से ही बच्चे चुप हो जाते हैं। तो ये क्या होती है? नेत्र भाषा। नेत्रों की भाषा होती है जो बच्चे हैं वो समझ जाते हैं और टीचर के कक्षा में प्रवेश करते ही चुप हो जाते हैं। तो ये मतलब ये भी तो भाषा ही हुई कि टीचर के बिना कुछ बोले ही बच्चे समझ गए, यानी संकेत, एक तरह का चिन्ह जिससे बच्चे हैं वो समझ गए। तो ये किसका कहना है? वांद्रिय का कहना है। तो इसी तरह जैसे हम
सार रूप में बात करें भाषा की, तो वाक्य यंत्र से उच्चारित वह सार्थक ध्वनि जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है या दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, वही क्या है, भाषा है। यानी वाक्य यंत्र से उच्चारित वह सार्थक ध्वनि जिसके माध्यम से मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को ग्रहण करता है, वही भाषा है, उसे ही भाषा कहते हैं। अब भाषा के विविध रूपों की हम बात करें कि भाषा के कई रूप हो सकते हैं। तो विविधता, हमारे देश में विविधता में एकता का जो नारा है हम देते हैं। तो जहाँ जैसे थोड़ी दूर पे हम जाएंगे, जहाँ जहाँ हम निकलते हैं, गुजरते हैं या हम कहीं जा रहे हैं, तो जैसे जैसे हम किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रांत में, किसी भी शहर में कहीं भी जाएंगे तो भाषा है वो परिवर्तित होती जाएगी। यानी एक जगह से दूसरी जगह प्रवेश करते ही भाषा में अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह से इसीलिए भाषा के विविध रूप बन जाते हैं। यानी भाषा को विविध रूपों में बांटा गया है। जैसे इसमें हम मुख्य रूप से बात करें, जैसे एक तो मातृभाषा, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, अपनी माँ के पास रहता है, माँ उसको जिस तरह से सिखा रही है, जैसा सिखा रही है वो वैसा ही सीखता है। तो वो होता है, उसको हम क्या कहते हैं, मातृभाषा। की माँ की भाषा है वो मातृभाषा कहलाती है। कि बालक जन्म से ही अपनी माँ के मुख से जिस भाषा को सुनता है और सीखता है, उसी को मातृभाषा कहते हैं। अब बात करते हैं बोली की। तो बोली क्या होती है, यह किसी भाषा की उपभाषा या उसकी भी एक अंग या जिसको हम उपांग कहें होती है। यानी किसी भाषा की उपभाषा या एक अंग या उपांग होती है। और भेद उसी को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं। और बोली का जैसे हम बात कर लेते हैं कि उस क्षेत्र की बोली ऐसी है, उस क्षेत्र की बोली ऐसी है। तो यानी ये विभिन्नता के कारण ऐसा होता है। यानी भाषा में जो भेद है या जो तरह तरह के शब्द जो आ रहे हैं, ये विभिन्नता के कारण आता है। और हमारा देश है वो विभिन्नताओं वाला है, इसलिए इसमें विभिन्नताएं आना स्वाभाविक है। तो इसमें बोली में क्या होता है, इसमें सीमित शब्दावली और व्याकरणिक रूप से उच्चारण, लिंग, वचन और वाक्य गठन आदि अस्थिर होते हैं। यानी शब्दावली है वो सीमित नहीं होती है बोली में। और उसको हम कहें कि व्याकरणिक दृष्टि से ये सही है, गलत है, ये ऐसा कुछ बोली में नहीं होता। यानी ये अस्थिर होती है। बोली को हम अस्थिर कह सकते हैं कि कहीं से हमने कोई शब्द ले लिया, कहीं से कोई शब्द ले लिया। यानी बोली, किसी क्षेत्र में हम रहे कुछ दिनों तक, वहाँ से हमने कई शब्द हैं वो ग्रहण कर लिए, उनको अपनी भाषा में मिला लिए, तो बोली हो जाएगी। ये मिक्स जो है वो मतलब क्षेत्र विशेष का प्रभाव जो पड़ता है वो ही इसको हम, यानी भाषा का अंग या उपांग, यानी जो भाषा हम बोल रहे थे उसी का अंग है बोली। अब हम बात करते हैं प्रादेशिक भाषा की। तीसरी जो भाषा होती है, जो तीसरा जो रूप है वो है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा में क्या होता है, ये किसी प्रदेश या प्रांत के विस्तृत भूभाग में निवास करने वाले अधिकांश लोगों की भाषा होती है। यानी किसी प्रदेश, जिस प्रदेश में हम रह रहे हैं, प्रांत में रह रहे हैं, उसके विस्तृत भूभाग में जितने भी जो निवासी हैं, निवास करते हैं या लोग निवास करते हैं, उनकी अधिकांश लोगों की जो भाषा होती है उसे हम प्रादेशिक भाषा कह सकते हैं। और प्रादेशिक भाषा का अपना साहित्य और लिपि होती है। ऐसे नहीं कि बोली की तरह ये स्थिर होती है, ये स्थिर है। यानी प्रादेशिक भाषा की अपनी लिपि और अपना साहित्य होता है। फिर बात करते हैं हम राजभाषा की। तो राजभाषा किसे कहेंगे, राजभाषा में हम जिस भाषा का प्रयोग राजकार्य में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है या राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसे राजभाषा कहेंगे। तो राजभाषा में हम बात करते हैं, हमारी राजभाषा कौन सी है, हमारी राजभाषा हिंदी है। और इसे कब स्वीकार किया गया, तो हम बात करते हैं कि जिस भाषा का प्रयोग शासन एवं सरकार के कामकाज को संपादित करने के लिए किया जाता है, राजभाषा होती है। यानी जिस भाषा का प्रयोग शासन एवं सरकार के कामकाज को संपादित करने के लिए किया जाता है वो क्या होती है, राजभाषा होती है। और राजभाषा को कब स्वीकार किया गया, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा है वो स्वीकार किया। तो हमारी राजभाषा क्या है,
हिंदी है और हिंदी भाषा को भारत सरकार ने राजभाषा माना और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे स्वीकार भी किया। तो अब हम बात करते हैं, राजभाषा होगी राष्ट्रभाषा। यानी राष्ट्रभाषा किसे कहेंगे? जिस भाषा को संपूर्ण राष्ट्र के लोग, जैसे हमारे देश में लगभग कौन सी भाषा बोली जाती है, यानी संपूर्ण राष्ट्र के जो लोग हैं वो जिस भाषा में विचार विनिमय करते हैं, आपस में वार्तालाप करते हैं, विचार विमर्श करते हैं और एक दूसरे से संपर्क स्वीकार करते हैं और पूरे राष्ट्र में जो बोली और समझी जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे संपूर्ण देश में हिंदी को बोला और समझा जाता है, आपस में विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये थे भाषा के 5 जो मुख्य विविध रूप हैं, उनकी बात हमने कर ली। भाषा के 5 विविध रूप कौन कौन से हैं? मातृभाषा, बोली, प्रादेशिक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा। अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताओं की, कि इनकी विशेषता, भाषा की जो विशेषताएं हैं वो क्या हो सकती हैं। क्योंकि हम हिंदी शिक्षण में यही, जैसे आपसे पूछ लिया जाए भाषा को परिभाषित करते हुए इसकी विशेषताओं को बताइए, तो अब भाषा की विशेषताएं हम बताएंगे कि भाषा क्या है? अर्जित संपत्ति है, वंशानुगत नहीं है। व्यक्ति इसका अर्जन करता है, बालक इसका अर्जन करता है, ये वंशानुगत नहीं है। माँ उसको जैसे बोलना सिखाती है वो वैसा सीखता है, तो उसको क्या करना है? अर्जित करना है, ये उसे वंशानुगत नहीं मिली है। तो भाषा अर्जित संपत्ति है, वंशानुगत नहीं है। दूसरी है, भाषा सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में रहकर लोग इस प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। व्यक्ति को आप अकेला, जैसे ही बच्चा पैदा हो रहा है उसे आप अकेला छोड़ दीजिए, किसी से मिलने मत दीजिए, उसके सामने कोई आवाज़ मत निकालिए, तो वो बोल सकेगा क्या? नहीं बोल सकेगा। तो भाषा को जो बच्चा है या मनुष्य है वो समाज में रहकर ही सीख पाता है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है। तीसरी बात हम करते हैं, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। तीसरी जो विशेषता है भाषा की वो क्या है? भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। और अनुकरण कैसे करेंगे? जैसे मैंने कुछ बोला और आपने उसका अनुकरण किया, तो ये क्या है? अनुकरण। और इसी के द्वारा व्यक्ति है वो सीखते हैं। जैसे मैं आपको आज भाषा के बारे में कुछ बता रही हूँ, आपने उसको सुना और उसको समझा और उसका अनुकरण किया, तो वो बात आप सीख जाएंगे। तो भाषा क्या है? भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। चौथी बात करते हैं, भाषा परंपरागत है। यानी भाषा क्या है? परंपरागत रूप से चली आ रही है, भाषा को कोई नहीं रोक सकता। जैसे हम चले गए, कोई और आएगा वो भी इसी भाषा को सीखेगा, हमारे बाद आए उसके बाद कोई और आएगा वो भी इसी भाषा को सीखेगा। यानी परंपरागत रूप से भाषा वो चली आ रही है। फिर हम बात करते हैं अगली विशेषता की, भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। यानी भाषा क्या है? जो जैसे हम जो बोल रहे हैं वो ही शब्द इसमें नहीं रहेंगे। जैसे जैसे समय बदलेगा, जैसे जैसे परिवर्तन आएगा, वैसे वैसे भाषा के शब्दावली में, भाषा में भी परिवर्तन होते रहेंगे। फिर अगली विशेषता की बात करते हैं हम, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है। प्रत्येक भाषा की जो संरचना है वो दूसरी भाषा से भिन्न होती है। ये भी भाषा की विशेषता है कि जैसे मैं जो भाषा बोल रही हूँ और मैं किसी दूसरे क्षेत्र में या दूसरे शहर में रहने जा रही हूँ, वहाँ के जो लोग भाषा बोल रहे हैं उनमें परिवर्तन होता है। जरूरी नहीं कि जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा ही वो बोलेंगे। इसलिए भाषा की जो संरचना है वो क्या है? एक दूसरी भाषा से भिन्न होती है। फिर हम बात करते हैं अगली विशेषता की, भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। भाषा का जो रूप है वो कठिन से सरल की ओर जाता है। कई भाषा या कई शब्द ऐसे होते हैं जो शुरू में हमें बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे हम जब उनका अभ्यास करते हैं तो वो बहुत सरल लगने लग जाता है। जैसे कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सील पर परत निशान। यानी हम जो भी सीखना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं, या जो हम जैसे कई बार जीवन में हम कुछ सीखना चाहते हैं या करना चाहते हैं, अगर हम उसका बार बार अभ्यास करेंगे तो हम उसको सीख जाएंगे। ऐसे नहीं है कि हम हिंदी ही जानते हैं, इसके अलावा दूसरी भाषा को नहीं सीख सकते। हम अगर उस क्षेत्र में रहेंगे, कहीं भी जाएंगे, तो हम उस क्षेत्र की भाषा भी सीख जाएंगे और कैसे बोलना है उसको, वो सारे तौर तरीके हम सीख जाएंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स भाषा की विशेषताएं। अब हम अगले वीडियो में बात करेंगे भाषा सीखने की जो प्रक्रिया है वो किस तरह से चलती है, उसकी बात हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये हमारे हिंदी शिक्षण का विषय है। तो
आज की जो भाषा की परिभाषाएं और विशेषताएं मैंने आपको जो बताई उसको आप ध्यान में रखें। धन्यवाद।